दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने शुरुआत की थी प्राचीन इतिहास के प्रश्न कैसे हल करने हैं, यूपीएससी के हिंदी माध्यम के लिए एलिमिनेशन टेक्निक्स कैसे काम करती हैं। उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चंस हम देखेंगे। यूट्यूब पर ये वाली प्लेलिस्ट आप सेव कर सकते हो हिंदी माध्यम पर। मैं चाहूँगा कि इसमें काफ़ी व्यूज़ हों, मिलियंस में लाखों व्यूज़ जाएँ। और अगर आप पेड कोर्स चाहते हो तो आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो। ये आपको जीएस में स्पेशल कोर्सेज में जाके मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। ये क्वेश्चन परफेक्टली पीवाईक्यू से सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन पीवाईक्यू से रिपीटेशन दिखाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा। मान लो पहली बार आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है पहली बार एग्जाम में आ गया, तो क्या करना है। ये एग्ज़ाम यूपीएससी आपको मेंटल लेवल पे टेस्ट करता है हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो 4 ऑप्शन हैं, इसमें बेसिकली 8 टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। नदियों के पुराने नाम भी पता होने चाहिए और कितने सही तरह से सुमेलित हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होते हैं एग्ज़ाम में। मैं आपको पहले एलिमिनेशन टेक्निक बताता हूँ। पहला रूल जो इसमें है, पहला नियम वो ये कहता है कि लीव द बाउंसर। ये आप रूल नोट करते हो। जब जब मैं कहूँ रूल है वो आप नोट करोगे। तो जो भी बाउंसर्स हैं बिल्कुल किसी भी तरह सॉल्व ही नहीं हो रहे, तो उनको आप छोड़ दोगे एग्ज़ाम में। या फिर पूर्णतः तुक्का मेथड पे जाओगे जब आप मैक्सिमम ऑप्शन एलिमिनेट कर ले जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे आपने कहा गलत है, उसके बाद आप पूरी तरह से एलिमिनेशन पे जाओगे। तो हम इन 2 रूल्स को देखते हैं कैसे काम करेंगे। जैसे कौशल सरयू, कौशल भगवान राम से जुड़ा हुआ है और सरयू भी भगवान राम से जुड़ा हुआ है। तो अगर मुझे तुक्का लगाना तो ये एक सही स्टेटमेंट है। फिर दूसरा, अगर आपने अवंती के बारे में पढ़ा है तो अवंती उज्जैन के पास है। महानदी कहाँ है, उड़ीसा में है या छत्तीसगढ़ में है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो कम से कम मेरा क्या है कि सभी 4 ये मुश्किल है। यूपीएससी मोस्टली 3 स्टेटमेंट गलत नहीं कराता है, केवल 1 होना चांसेस थोड़े कम है। या आप एक थंब रूल रख सकते हो जब तक कि यूपीएससी बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन ना पूछ ले। तो हो गए। अब इसके बाद भी नॉलेज ये चाहिए कि हमें सब ऑप्शन पता होने चाहिए। प्रॉब्लम ये है अश्मका या अस्सका, ये इकलौता साउदर्न महाजनपद है, गोदावरी नदी के पास है। ये पता होना अपने आप में एक मुश्किल काम है। अगर ये पता भी है तो कंबोज आपको पता होना चाहिए कि अफ़गानिस्तान एरिया में था, ब्यास रिवर का नाम है। तो इस तरह से क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होते हैं। तो पहला रूल ये है कि जब भी आपको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस दिखें वो आप छोड़ दोगे। लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं 1997, इसमें आप देखो काफ़ी सारे ऑप्शन तो मैच ही कर जाएंगे। जैसे इन्होंने अवंती पूछा हुआ है, हाँ जी अवंती यहाँ पे है। इसके बाद कौशल है, इसके बाद एक बार चेक कर लेना कितने ऑप्शंस पूछे हुए हैं। मेन बात यह है जब हम महाजनपद पढ़ेंगे तो बेसिकली 3-4 चीज़ें पढ़नी होती है। उसकी राजधानी क्या है, आज के टाइम पे कौन सी जगह पे, और नदी कौन सी है। तो इसमें आप देखोगे कि जो अस्सका या अस्मक है, ये इकलौता जो मैंने बताया साउदर्न महाजनपद है, गोदावरी बेसिन पे है। ठीक है। कंबोज कुनार नदी पर है, उत्तर पूर्व अफगानिस्तान। ठीक है, यहाँ पर है। तो नदी ही अलग है, विपास नदी तो नहीं होगी। सिमिलरली और भी कौशल भी इसमें दिया हुआ है, कौशल का भी ऑप्शन है। राइट, कौशल आपकी सरयू या घाघरा नदी पर है। ठीक है। इसके अलावा अवंती की बात करें तो शिप्रा या नर्मदा, इन दोनों नदियों पे ही आपको अवंती मिलेगा। तो इस तरह से आप देखोगे, या तो ये क्वेश्चन आपको छोड़ देना है, छोड़ दोगे कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन कट ऑफ में आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं डालेंगे। या फिर पीवाईक्यू पता हो। ठीक है। इसमें जब भी केवल 1, केवल 2, केवल 3 इस तरह के जब पेयर वाले क्वेश्चन होते हैं, वहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो रूल यहाँ पे क्या है जो आपको ध्यान रखना है। पहला रूल ये है कि बाउंसर्स छोड़ देने हैं। उसी में दूसरा रूल ये है कि अगर आपको बाउंसर अटेम्प्ट ही करने हैं तो प्योरली तुक्का मारो। फिर जैसे ही आपने कहा कि मेरा ये सही है और ये गलत है, तो मैं कहूँगा कि सभी 4 तो ठीक नहीं हो सकता, अब 3 बचे हैं। अब मैं यही कहूँगा कि जो मतलब मैंने सीखा है यूपीएससी की साइकोलॉजी क्या है कि यूपीएससी 4 में से 3 रॉन्ग स्टेटमेंट अवॉइड करता है, जब तक कि उसे स्पेशली आपसे गलतियां ही ना करानी हो। ज़्यादातर केस में 2 या 3 ये सही आंसर्स होते हैं, या 4 भी हो सकते हैं। केवल 1 सबसे कम आंसर मिले हैं। तो यूपीएससी की साइकोलॉजी को अगर आप बीट करना चाहते हो तो एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चन में आप देखोगे 1-2 ईजी ऑप्शन मिलेंगे, 1-2 ईजी, जैसे आपको ये ईजी है, या फिर ये कह लो कि कौशल एक ईजी है। फिर 1-2 आपको मॉडरेट मिलेंगे जो मीडियम डिफ़िकल्टी लेवल के हैं,
और एक दो ट्रैप या डिफ़िकल्ट मिलेंगे। तो अब उसमें क्या है, सॉल्यूशन ये है कि जो ट्रैप अगर आपको समझ में आ जाए तो उसको एलिमिनेट करो, इजी है उसको इमीडिएटली सॉल्व करो, और नॉलेज में जितना ज़्यादा से ज़्यादा खेल सकते हो उस पर आगे बढ़ो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में पूछा, इनमें से कौन बाकी तीन का समकालीन नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद, प्रसेनजीत। गौतम बुद्ध और बिंबिसार आसपास के हैं, ये आपको पता होगा। प्रसेनजीत मान लो मुझे याद नहीं है, अभी नहीं याद आ रहा है, हो सकता है। अब क्या करें, ये दो आसपास के हैं, ये मुझे पता है कि 5 से 6ठी सेंचुरी BC के आसपास के लोग हैं। अब मिलिंद क्या है, मिलिंद हमने मिलिंद पानों में पढ़ा है, मुझे मिलिंद के बारे में बस ये पता है कि एक ग्रीक है और एक इसकी नागसेना के साथ कोई किताब है, ग्रीक है। अब ग्रीक के लिए मैं इतना जानता हूँ कि जो अलेक्जेंडर है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसने जब भारत पर आक्रमण किया था तभी ग्रीक आए होंगे। और अलेक्जेंडर तो आक्रमण ही 330, 325, 26 BC के आसपास हुआ था। तो ये लोग आपके 5th 6th BC के हैं, 5th BC के हैं, और अलेक्जेंडर आया ही 330 के बाद था। तो मिलिंद तो उसके बाद ही आया होगा, 200 में होगा, 100 में होगा, या फिर ये BC में, या फिर उसके बाद AD में होगा। तो एक 2000 का क्वेश्चन भी है ये वाला कि अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय कौन भारत पर राज्य कर रहा था। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब अलेक्जेंडर के आक्रमण की हम बात कर रहे हैं, इंग्लिश में ऐसे बहुत स्टैंडर्ड टर्म है अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, तो हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, कब आक्रमण किया ये, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा है, ये आपको पता होनी चाहिए, सारे ऑप्शन आपको पता होने चाहिए। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा, अगर हमें ऑप्शन पता है तो फिर ठीक है। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा कॉमन सेंस है, जब हम बात करते हैं कि एलिमिनेशन में कॉमन सेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट चलता है, कॉमन सेंस तुक्केबाजी नहीं कि हम सिर्फ एलिमिनेशन टेक्निक पे चले जाएं कि एक्सट्रीम वर्ड रॉन्ग होते, ठीक है, वो कहानी अब काफ़ी पीछे छूट चुकी है। कॉमन सेंस सब्जेक्ट का अलग होता है, हर सब्जेक्ट का। तो इसका कॉमन सेंस मुझे ये कहता है कि मिलिंद तो बाद में ही आया होगा। अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखना चाहूँ कि बाकी लोगों का क्या हाल है, तो प्रसेनजीत महावीर और बुद्ध के टाइम पे ही कोसल पे राज्य करते थे। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें होंगी। अब अगला जो क्वेश्चन है, मैं ये चाहूँगा कि आप ये एलिमिनेशन टेक्निक इसमें लगाएं, काफ़ी क्लोज ऑप्शन है। तक्षशिला, इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, मैं आपको तरीका बताता हूँ। एक तो ज्योग्राफी, सोचो कि ये कहाँ है, कहाँ लोकेटेड है, और ये लोग, ये सारी नदियाँ कहाँ लोकेटेड है। होपफुली आप कर लोगे, एक मुश्किल क्वेश्चन तो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमारी टेक्निक लगेगी किल द ऑब्वियस रॉन्ग, वो वाली टेक्निक, प्लस 3 स्टेटमेंट हैं। आप एक चीज़ इसमें देखो, जब ऐसी क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है, 3 स्टेटमेंट, 3 वक्तव्य दिए हैं, और जो ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं, उसमें आप क्या देखोगे, या तो सभी सही है या फिर 2 सही है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक ही गलत है, सिर्फ एक गलत है। तो अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लेते, कोई मैं कहूँ मान लो 1 गलत है तो मेरा आंसर आ गया, मैं कहूँ 2 गलत है तो मेरा आंसर आ गया, मैं कहूँ 3 गलत है, कोई एक ही गलत होगा, सब गलत नहीं होंगे। अगर कोई भी गलत नहीं तो फिर आंसर डी है। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊं, पहले आपको लॉजिक बताता हूं। ऑब्वियस रॉन्ग क्या है, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। अब जो एलिमिनेशन टेक्निक्स आपको सिखाई जाती हैं, एलिमिनेशन टेक्निक में एक चीज़ है कि एक्सट्रीम वर्ड एलिमिनेट कर दो। इसका मैं इंग्लिश वर्जन भी आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन का क्या है। जब इंग्लिश में एलिमिनेशन टेक्निक हम सीखते हैं तो कुड, कैन, कुड, ये वाली चीज़ें क्या है, हम ट्रू मानते हैं, सकता था, कि ये तो चलो ठीक ही होगा। तो बहुत सारी कोचिंग्स, आप वाजीराम का ब्लॉग देखो, अभी भी फोरम के ब्लॉग देखो, बहुत सारी कोचिंग्स हैं, अभी तक वो आंसर्स गलत हैं। इनफैक्ट सिनॉप्सिस पे भी स्टार्टिंग में आंसर हमने डी ही दिया था, लेकिन बाद में इसे इम्प्रूव किया। रीज़न बताऊं, देखो, जब भी हम दास कल्चर यानी कि स्लेव सोसाइटी की बात करते हैं, दास क्या है, स्लेव, जब भी हम स्लेव की बात करते हैं तो ये यूरोप में मिल सकते हैं, अफ्रीका में मिल सकते हैं, अमेरिका में मिल सकते हैं, लेकिन इंडिया की जो प्राचीन भारतीय सोसाइटी थी, समाज था, वो एक दास सोसाइटी को बढ़ावा नहीं देता था। और अगर दास सोसाइटी है ही नहीं, लोग इंडिविजुअल लेवल पे कुछ भी कर ले, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप दास हो सकता था, ये तो मतलब मुश्किल है, वो भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिल जाए, मुश्किल काम है ये ठीक होना। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि मेरा 1 रॉन्ग है, तो 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, आंसर आ गया। हाँ, आप ये कहो कि दास थे ही नहीं इंडिया में, ऐसा नहीं है यार, मतलब अमीर लोग थे वो दास बना लेते थे,
ठीक है, लेकिन न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका है, नहीं तो ये मान के चलो 90% लोगों ने ये क्वेश्चन गलत किया। तो अगेन इसमें रूल क्या है, सब्जेक्ट के कॉमन सेंस आने चाहिए। जैसे कुछ बहुत बेसिक चीज़ है, जब भी हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर सकते हो ना, ये प्राचीन इतिहास से सॉल्व नहीं होगा, ये विश्व के इतिहास से सॉल्व होगा। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं वहाँ पे हम क्लियर 2 टर्म्स पढ़ते हैं कि इंडियन सोसाइटी स्लेव यानी कि दास सोसाइटी नहीं थी। दूसरा एक डिफरेंस क्लास और कास्ट का देखते हैं, कास्ट यानी कि जाति, क्लास मतलब आप कितने पैसे वाले हो। ठीक, तो आप ये मान के चलो अगर ये टेक्निक्स आपको आती हैं, सब्जेक्ट वाइज कॉमन सेंस आप डेवलप कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक, जैसे मैंने बताया ज़्यादातर इंस्टीट्यूट ने आंसर की गलत दी है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव ट्रिक साइंस टेक में वर्क कर सकती है बट हिस्ट्री में काम नहीं करती, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक प्रश्न और लूँगा जिसमें मैं आपको जो किल द ऑब्वियस रॉन्ग या किल द मोस्ट एब्सर्ड स्टेटमेंट है उसकी बात करूँगा, प्लस जो कॉमन सेंस है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक कॉमन सेंस, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बात की। 1999 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, दक्षिण भारत के इतिहास में एक स्थायी विशेषता ये थी छोटे क्षेत्रीय राज्यों का विकास, ना कि बड़े साम्राज्य। अब जब भी साउथ इंडिया पढ़ोगे ना, तो नॉर्थ में तो आपको मिलेगा कि मौर्य साम्राज्य था, साउथ में छोटे 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 साम्राज्य मिलेंगे, पल्लव है, ठीक है, बहुत सारे दिख जाएंगे आपको। तो इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा था? अब 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, एक एक करके हम थोड़ा सा समझते हैं। कॉमन सेंस हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक लगाएंगे और एब्सर्ड स्टेटमेंट एक एक करके काटते जाएंगे। ठीक है, मैं अगर आपसे ये कहूँ, क्या साउथ इंडिया में लोहे जैसे खनिजों की अनुपस्थिति होगी? उन्होंने दक्षिण भारत के इतिहास की बात की है, ये प्री हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे जब आयरन की खोज ही नहीं हुई थी, ये पूरे इतिहास की बात कर रहा है। तो आप कहोगे नहीं, आज के टाइम में अगर दक्षिण भारत में लोहा ज़्यादा है, ठीक है, तो हमेशा से रहा होगा। ज्योग्राफी ऐसा तो है नहीं कि किसी ने बस अभी रिसेंटली 1000 साल पहले ही लोहा डाल दिया। ठीक, तो साउथ इंडिया में आयरन तो बहुत ज़्यादा मिलता था। जैसे मेगालिथ सभ्यता की जब हम बात करेंगे तो आपको दिखेगा कि लोहे से काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे बनाई गई, उसका काफ़ी यूज़ था। लोहे की जो लोहे की कुदाल हो गई, जैसे लोहे के भाले हो गए, वो कई बार उनकी जो ग्रेव्स है, कब्र है, उसमें मिल जाती हैं। चोला पीरियड में आप देखोगे कि मेटलर्जी में उन्होंने काफ़ी काम किया, मेटेरियल साइंस जिसे कहते हैं, नेवी अपनी बना ली। तो लोहा ये तो रीज़न नहीं हो सकता। ठीक है, लोहे का यूज़ करके तो चोला ने बड़ा साम्राज्य बना लिया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब दूसरा है सामाजिक संरचना में बहुत अधिक विभाजन। अब ये देखो, एक तो साउथ इंडिया में हम ये सब पढ़ते नहीं हैं, ये नॉर्थ इंडिया का फीचर है। लेकिन अगर इन्होंने ये कहा कि दक्षिण भारत के इतिहास में ये छोटे क्षेत्रीय राज्य, तो ये तो फिर नॉर्थ में भी होना चाहिए था ना, ये तो नॉर्थ में भी था ना, तो नॉर्थ में क्यों बड़े बड़े एम्पायर बन गए? ठीक है, तो ये होना मुश्किल है। ठीक, चौथा अगर हम कहें जनशक्ति की कमी, ये तो मतलब इंडिया में हमेशा से बहुत लोग रहे। जस्ट सी ऑप्शन है, जब हमने प्री हिस्ट्री भी पढ़ी है तो वहाँ हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर। जब खेती आती है, स्पेशली सेटल्ड लोग एक जगह रह के खेती करने लगते हैं, तो उस टाइम पे वहाँ लोग बस जाते हैं, वहाँ फिर धीरे धीरे पावर आती है। क्या होता है, हंटिंग और फूड गैदरिंग, जो घुमक्कड़ घुमंतू जो लोग हैं, जो हंटिंग मतलब शिकार करते हैं, फूड गैदरिंग मतलब फल फूल जो है, फ्रूट्स वो इकट्ठे करते हैं। तो घुमंतू सोसाइटी होगी, उसके बाद खेती करने वाली सोसाइटी होगी। जब खेती होगी तो लोग एक जगह रहने लगेंगे, ठीक है, स्टेबल हो जाएंगे, एक समाज बनेगा, बहुत सारे घर होंगे, कुछ लोग खेती करते होंगे, कुछ लोग कुछ और करते होंगे। तो यहाँ पे फिर जन्म आता है पावर, राजनीति यहाँ से शुरू होती है। तो खेती से पहले राजनीति आनी ज़रूरी है। जो इनको कंट्रोल करेगा वो वहाँ का कबीले का राजा या कुछ ऐसा बन जाएगा। तो उपजाऊ क्षेत्र साउथ इंडिया में तो कम है, नॉर्थ में आप देखते हो ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आज के टाइम में हुआ, बहुत सारी चीज़ें। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन पूरी तरह से कॉमन सेंस से आप कर सकते हो, कहीं भी किसी भी किताब में, हिस्ट्री में आपको ये नहीं मिलेगा। इस लेक्चर में एक और प्रश्न देखते हैं जो 2025 में पूछा, अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है प्रादेशिक राजक और युक्त किस स्तर पर महत्वपूर्ण अधिकारी थे। अब ये जानने के लिए आपको मैं जो टिप देने वाला हूँ, एक रूल ये कह लो, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो याद करो, और अशोक के 14 मेजर रॉक एडिक्ट हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे।
ठीक है। तो जब हम मेजर रॉक एडिक्ट पे देखते हैं तो ये 2025 में क्वेश्चन पूछा, 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन पे जाएं 2022 वाले के, तो इसके ऑप्शन भी धौली 1997 में पूछा, कलसी 1997 में पूछा, और 1998 में अशोक के प्रमुख शिलालेख आपको मिल जाएंगे सॉल्यूशन में। जब हम इसमें पढ़ेंगे प्रमुख शिलालेख, इसका जो सॉल्यूशन है उसमें हमने बात की है 14 प्रमुख शिलालेख कौन से हैं, और जो 14 प्रमुख शिलालेख हैं वो हमें पढ़ने हैं, बेसिक चीज़ें हमें पढ़नी है। तो जो इनका रॉक एडिक्ट शिलालेख नंबर 3 है वो ये कहता है कि जिले में, जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट हो गया, युक्त उपअधिकारी, प्रादेशिक, जिला प्रमुख और राजुक कनिष्ठ अधिकारी, बेसिकली जिले में है यह। ठीक है, और प्रादेशिक क्या है, जिला प्रमुख है, बाकी क्या है, छोटे अधिकारी हैं। तो जो युक्ता हैं, जो ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, किस स्तर के अधिकारी थे, वो देखने के लिए आपको उस प्रश्न से ही आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपने अशोक के मेजर रॉक एडिक्ट पढ़े हैं। तो ये नियम है कि जब भी आप अशोक पीरियड के बारे में पढ़ो तो रॉक एडिक्ट ज़रूर पढ़ लो। सिमिलरली ऐसे हम महाजनपद पढ़ते हैं तो बेसिक लेवल पे उनको पढ़ लो। तो इस लेक्चर में इतना ही। आपको अगर ये कोर्स पसंद आए तो इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो, और यूट्यूब पे भी बहुत सारे फ्री वीडियोज़ पे होंगे। मेरा टारगेट ये है कि हिंदी माध्यम के लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीलिम्स में सेलेक्ट हों। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।